29 दिसंबर 2006, निठारी, नोएडा। कभी कभी किसी शहर की सबसे डरावनी कहानी उसके सबसे खामोश मोहल्ले में पैदा होती है। नोएडा एक चमकता हुआ शहर जहाँ ऊंची दीवारों के पीछे अमीरी की जिंदगी बसती है और उन्हीं दीवारों के साये में मेहनत करते हैं निठारी जैसे गांव के लोग। लेकिन इन्हीं दीवारों के अंदर एक ऐसा घर था जहाँ कई मासूमों की चीखें दबी थी, जहाँ हर गुमशुदा बच्चे की आखिरी सांस ने इंसानियत से सवाल पूछा था। और जब उन बच्चों को इंसाफ देने का वक्त आया तो हैसियत और सिस्टम की नाकामी ने सच का गला घोट दिया। ना वो बच्चे इंसाफ पा सके, ना गुनहगार अपनी सजा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया, पुलिस सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब किया और ये दिखाया कि जांच एजेंसी किस हद तक निष्पक्ष होने का दावा करती है, लेकिन सच में होती है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं द निठारी केस 2006। निठारी नोएडा का एक छोटा सा गांव है। बड़े बड़े घरों के पीछे बसा ये इलाका अमीरों की ज़रूरतों पर टिका था। यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग बाहरी राज्यों से आए मजदूर और घरेलू काम करने वाले थे। सुबह से लेकर रात तक यही लोग इन कोठियों की सफाई, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करते। लेकिन इस गांव की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी जब यहाँ 2005 में एक के बाद एक कई बच्चे गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग बोले कि शायद कहीं भाग गए होंगे, कुछ ने कहा कि किसी ने अगवा कर लिया होगा, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। और शायद सबसे डरावनी बात यह थी कि इन वारदातों की परवाह पुलिस को भी नहीं थी। 2005 से लेकर 2006 के बीच निठारी की गलियों में बच्चों का यूं गायब होना जैसे एक रूटीन बन चुका था। हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई बच्चा लापता हो जाता। पहले लोगों को लगा कि यह बस इत्तेफाक है, लेकिन जब बच्चों की गुमशुदगी का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ा तो इन वारदातों का डर पूरे गांव में फैल गया। घरों में ताले लगने लगे, बच्चे शाम ढलते ही खेलना बंद कर देते और औरतें अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर लेती। कई परिवारों ने पुलिस में शिकायत दी, कुछ तो रोजाना थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस की ओर से हर बार एक ही जवाब मिलता, बच्चा खुद कहीं चला गया होगा या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ होगा। पुलिस की फाइलों में बस रिपोर्ट्स जुड़ती गई, लेकिन किसी में भी जांच की कहीं कोई कोशिश नहीं थी। कई लोगों को बिना शिकायत दर्ज किए ही वापस भेज दिया जाता। पुलिस के इस बर्ताव की वजह से लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी थी और उनका डर अब गुस्से में बदलने लगा था। जल्दी गांव में यह बात फैल गई कि कुछ बच्चों को आखिरी बार D5 बंगले के पास देखा गया था। यह वही घर था जहां नोएडा के एक अमीर कारोबारी मुनिंदर सिंह पंडेर अपने नौकर सुरेंद्र कोली और कुछ दूसरे नौकरों के साथ रहता था। उस घर का गेट हमेशा बंद रहता था और पड़ोसियों का कहना था कि वहां से अक्सर एक तेज बदबू आती है, लेकिन किसी ने कभी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। 29 दिसंबर 2006 की सुबह करीब 9:30 बजे नोएडा अथॉरिटी के 2 सफाई कर्मी सेक्टर 31 के निठारी में ड्रेन साफ करने का काम कर रहे थे। जब वो D5 के पीछे वाली नाली की सफाई कर रहे थे तभी उन्हें एक पॉलीथीन बैग नजर आई। बैग नाली के अंदर अटका हुआ था। सफाई कर्मियों ने बैग बाहर निकाला और जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर से कुछ इंसानी हड्डियां और बालों के गुच्छे निकले। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह इंसानी अवशेष है। उन्होंने तुरंत पास में काम कर रहे लोगों को बुलाया और कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को इत्तला किया। कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, लेकिन शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह किसी पुराने मेडिकल वेस्ट या जानवरों के अवशेष है। जब तक फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंची पुलिस ने उस जगह को ठीक से सील भी नहीं किया। लेकिन कुछ घंटे बाद जब सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया तो वहां से और भी इंसानी अवशेष मिले। छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े, बच्चों के कपड़े, चप्पलें और कई पॉलीथीन बैग्स। हर नई बरामदगी के साथ निठारी की जमीन डर की नई परतें खोल रही थी। कुछ ही घंटों में पूरे निठारी गांव में एक खबर फैल गई कि नाली से इंसानी हड्डियां मिली है। जो माएँ महीनों से अपने बच्चों को ढूंढ रही थी वो सब वहां पहुंच गई। कई औरतों ने वहीं पड़े कपड़े और चप्पलें पहचान ली। किसी ने कहा यह उसके बेटे की शर्ट थी, किसी ने कहा यह उसकी बेटी की चप्पल। कुछ ही देर में पूरे इलाके में चीखें गूंज उठी। पुलिस ने जब हालात काबू में करने की कोशिश की तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि महीनों से जिन शिकायतों का अनदेखा किया गया वही अब सच बनकर जमीन से निकल रही है। दोपहर होते होते मीडिया की गाड़ियां वहां पहुंच गई। कैमरे चले, लाइव कवरेज शुरू हुई और निठारी नाम पहली बार सुर्खियों में आया। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछे कि इतने समय तक ये सब कैसे चला
तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। 30 दिसंबर 2006 की सुबह लगभग 8 बजे सेक्टर 20 पुलिस की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स D5 के अंदर दाखिल हुए। घर की तलाशी शुरू होते ही उन्हें चारों तरफ से तेज बदबू महसूस हुई। किचन, बाथरूम और बैक कोर्टयार्ड के आसपास कई पॉलिथीन बैग्स पड़े थे। इन थैलियों में मिट्टी और राख के साथ कुछ छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े मिले। बाथरूम की ड्रेन के अंदर से बच्चों के कपड़ों के हिस्से निकले और बैकयार्ड में खुदाई करने पर कई खोपड़ियां और हड्डियां मिली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह अंदाजा लगाया कि ये सब 10 से 12 साल के बच्चों के अवशेष थे। पुलिस ने पूरे कंपाउंड को तुरंत सील कर दिया और दोनों आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में सुरेंद्र कोहली ने कई शॉकिंग बातें कबूल की, जबकि पंडेर बार बार यही कहता रहा कि उसे घर के अंदर क्या हो रहा था उसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने घर के अंदर से जो बरामद किया उसने किसी को भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। दीवारों पर खून के निशान, रसोई के पास से बरामद कपड़ों के टुकड़े और नाली से निकलती बच्चों की हड्डियां। पुलिस ने सबूतों को इकट्ठा किया, लेकिन अभी भी साइट प्रिजर्वेशन ठीक से नहीं किया गया था। बाद में यही वजह CBI की रिपोर्ट में सबसे बड़ी जांच कमियों में से एक मानी गई। 31 दिसंबर 2006 की सुबह तक निठारी गांव के बाहर मीडिया, पुलिस और लोगों की भारी भीड़ जुट चुकी थी। घर के बाहर कैमरे लगे थे और हर चैनल पर बस एक ही खबर चल रही थी, नोएडा का हाउस ऑफ हॉरर। पिछले 24 घंटे में D5 से इंसानी अवशेषों के साथ बच्चों के कपड़े और सामान बरामद हो चुके थे, लेकिन अभी भी खुदाई जारी थी। पुलिस ने अब तक लगभग 19 खोपड़ियां और 80 से ज्यादा हड्डियों के टुकड़े बरामद कर लिए थे। हर नई खुदाई के साथ वहां मौजूद लोगों की चीखें और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिन परिवारों के बच्चे गायब थे वो अपने बच्चों की यादों से जुड़ी कोई भी चीज पहचानने की कोशिश कर रहे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि शाम तक पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। उसी दिन दोपहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वारदात की गंभीरता को देखते हुए केस CBI को सौंपने का ऐलान किया। इसी दौरान नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी और कहा कि यह मामला मानवाधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक है। CBI ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और जांच का जिम्मा अपने हाथ में लिया। 1 जनवरी 2007 की सुबह CBI की टीम दिल्ली से नोएडा पहुंची। इन्वेस्टिगेशन को जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार लीड कर रहे थे। उनके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम थी जिसमें एम्स, CFSL और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी शामिल थे। D5 के चारों ओर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घर के हर हिस्से, बाथरूम, किचन, बैकयार्ड और ड्रेन की मिट्टी, खून और अवशेषों के सैंपल्स इकट्ठा किए। बैकयार्ड के खुदाई में उन्हें कई और पॉलिथीन बैग्स मिले जिनमें बच्चों के कपड़े, चप्पलें और हड्डियां थी। फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट ने सभी बरामद चीज़ों को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी CFSL दिल्ली भेजा। फॉरेंसिक टीम ने जब किचन और बाथरूम की दीवारों की जांच की तो वहां से खून के निशान मिले। एम्स के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि बरामद अवशेष इंसानी है और उनमें ज्यादातर बच्चों के हैं। 2 से 6 जनवरी 2007 के बीच फॉरेंसिक टीम ने D5 और उसके आसपास से बरामद सभी सबूतों को दिल्ली में मौजूद CFSL और एम्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा। DNA एक्सट्रैक्शन का काम एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने किया, जहां से रिपोर्ट आई कि सभी अवशेष ह्यूमन ओरिजिन के हैं और ज़्यादातर जुवेनाइल बोन स्ट्रक्चर है, यानी बच्चों के हैं। कुछ ही दिनों में DNA सैंपल्स को निठारी के उन परिवारों से मैच कराया गया जिनके बच्चे पिछले 2 सालों में लापता हुए थे। शुरुआती रिजल्ट्स में 5 नमूनों का मैच सीधा उन्हीं परिवारों से हुआ। यह पहला बड़ा सबूत था जिसने साबित किया कि D5 से बरामद हड्डियां और खोपड़ियां उन्हीं बच्चों के हैं जिनकी गुमशुदगी की शिकायतें बार बार पुलिस ने नज़रअंदाज की थी। DNA मैच मिलते ही CBI ने केस को सीरियल होमिसाइड की कैटेगरी में दर्ज कर लिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने किचन, बाथरूम और बैकयार्ड में मौजूद बायोलॉजिकल ट्रेसेस का केमिकल एनालिसिस किया, जिनमें से कई में इंसानी खून कंफर्म हुआ। एम्स की इंटरम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई हड्डियों पर शार्प फोर्स ट्रॉमा के निशान हैं, लेकिन म्यूटिलेशन का कारण डिकम्पोजिशन के चलते साफ नहीं किया जा सका। इस बीच लोकल पुलिस के खिलाफ भी जांच शुरू हुई, क्योंकि यह साबित हो गया था कि अगर शुरुआती शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो दर्जनों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। जनवरी 2007 के दूसरे हफ्ते में CBI की पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कोहली ने कई शॉकिंग बातें कबूल की। उसने बताया कि वो बच्चों को बहला फुसलाकर D5 के अंदर लाता था, उनसे गलत हरकतें करता
और फिर उनकी हत्या कर देता था। लेकिन जब ये कन्फेशन मीडिया तक पहुंचा तो कहानी अचानक सनसनी में बदल गई। कई चैनलों ने दावा किया कि सुरेंद्र कोहली ने कैनिबलिज्म यानी डेड बॉडी के पार्ट्स खाने की बात कबूल की है, जबकि सीबीआई ने ऑफिशियली ये कहा कि ऐसी कोई भी बात कंफर्म नहीं हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में भी कहीं कैनिबलिज्म का कोई सबूत नहीं मिला। उसी समय कुछ लोकल पॉलिटिशियन और मीडिया ने ऑर्गन ट्रेड रैकेट की बात भी उठाई, क्योंकि कई बॉडीज के कुछ हिस्से नहीं मिले थे। लेकिन सीबीआई ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहा कि बॉडीज की जो हालत पाई गई वो म्यूटिलेशन, डिकम्पोजिशन व स्कैवेंजर एक्टिविटी के कारण हुई थी, यानी वक्त के साथ बॉडीज सड़ने लगी थी। कुछ हिस्सों को जानवरों या कीड़ों ने नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से बॉडीज पर सीरियस इंजरीज दिखाई दी, और इसका किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन ट्रेड से ताल्लुक नहीं है। इसी दौरान सुरेंद्र कोहली के साथ पूछताछ में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि वो मेंटली अनस्टेबल था और इंटरोगेशन के दौरान कई बार अपने बयान बदल रहा था। उसके दिए हुए डिस्क्रिप्शंस कई जगह कॉन्ट्राडिक्टरी थे, जैसे उसने कुछ वारदातों की तारीखें गलत बताई और उसकी बताई कुछ लोकेशंस पर फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिले। दूसरी तरफ मोनिंदर सिंह पंडेर लगातार यही कहता रहा कि वो अक्सर घर से बाहर रहता था और उसे सुरेंद्र के काम की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन घर के अंदर मिली शराब की बोतलों और कपड़ों पर मिले बायोलॉजिकल ट्रेसेस ने सीबीआई को ये जांचने पर मजबूर किया कि क्या वो वाकई अनजान था या जानबूझकर चुप था। मई 2007 में सीबीआई ने निठारी केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट 10 साल की बच्ची पायल के मामले से जुड़ी थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2005 में दर्ज हुई थी। चार्जशीट में सुरेंद्र कोहली को मेन अक्यूज्ड और मोनिंदर सिंह पंडेर को को अक्यूज्ड बनाया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि D5 के अंदर हुए अपराधों में दोनों के रोल अलग अलग थे। सुरेंद्र फिजिकल प्रेडेटर था, यानी वो शख्स जिसने क्राइम को सीधे तौर पर अंजाम दिया, जबकि पंडेर इसमें फैसिलिटेटर या एबेटर के तौर पर शामिल था, यानी उसने गुनाहों को अंजाम देने में मदद की या उसे बढ़ावा दिया था। फॉरेंसिक एविडेंस में डीएनए मैचेस, ब्लड सैंपल्स, बरामद कपड़े और हड्डियों को मेन एविडेंस बताया गया। अदालत में पेश फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में 5 बच्चों के डीएनए का मैच उनके परिवार से कंफर्म हुआ था। प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि घर के अंदर मिले बायोलॉजिकल सैंपल्स दोनों आरोपियों के साथ लिंक करते हैं। पंडेर के घर से मिली डायरी और फोटोग्राफ्स को सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर पेश किया गया, जिनमें से कुछ अश्लील मानी गई। अदालत ने इसे सेक्सुअल मोटिवेशन के एंगल से रिलेवेंट माना। 2007 के आखिर तक सीबीआई ने इसी तरह 16 और मामलों की अलग अलग चार्जशीट दाखिल की, क्योंकि हर बरामद हड्डी या डीएनए मैच को अलग अलग केस नंबर में कन्वर्ट किया गया था। हर केस में मेथोडोलॉजी लगभग एक जैसी थी। विक्टिम का डिसअपियरेंस, D5 से एविडेंस रिकवरी और फॉरेंसिक कंफर्मेशन। सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को सभी 16 मामलों में मेन अक्यूज्ड बनाया, जबकि पंडेर को सिर्फ 5 में को अक्यूज्ड रखा। अदालत ने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और ट्रायल शुरू करने का ऑर्डर दिया। 2008 के आखिर तक निठारी केस के अलग अलग मुकदमों की सुनवाई गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में शुरू हो चुकी थी। पहले जिस केस पर ट्रायल चला वो था पायल की हत्या का मामला। अदालत में कुल 60 से ज़्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, सीबीआई ऑफिसर्स, पुलिसकर्मी और पीड़ित परिवार शामिल थे। प्रोसिक्यूशन ने डीएनए रिपोर्ट्स, रिकवरी मेमोज और सुरेंद्र कोहली के कन्फेशन को मेन एविडेंस के तौर पर पेश किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अदालत में बताया कि D5 से बरामद कपड़ों और हड्डियों के डीएनए का मैच पायल के परिवार से हुआ था, जिससे यह साबित हुआ कि हत्या उसी घर में हुई थी। अदालत में सुरेंद्र का रिकॉर्डेड कन्फेशन भी दिखाया गया, हालांकि डिफेंस ने इसे दबाव में लिया गया बयान बताया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 फरवरी 2009 को अपना फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली को किडनैपिंग, रेप और मर्डर के आरोप में दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा दी गई। मोनिंदर सिंह पंडेर को उसी केस में सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। 2009 के बाद निठारी केस की बाकी मामलों की सुनवाई एक के बाद एक शुरू हुई। प्रोसिक्यूशन ने हर मुकदमे में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और सुरेंद्र कोहली के पहले दिए गए कन्फेशन स्टेटमेंट्स को प्राइमरी बेस बनाया। 2009 से 2011 के बीच सुरेंद्र को कुल 13 मामलों में दोषी पाया गया और हर बार उसे डेथ सेंटेंस दिया गया। दूसरी ओर मोनिंदर सिंह पंडेर को कई मामलों में बेनिफिट्स ऑफ डाउट मिला और उसे सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे रिम्पा हलदार और रचिता के केस में, अदालत ने पंडेर को भी दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा दी। लेकिन बाद में हाईकोर्ट में अपील के बाद यह सजाएं भी पलट दी गई।
सीबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सुरेंद्र कोहली अकेला अपराधी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ मामलों में घटनाओं के समय पंढेर भी घर पर मौजूद था। लेकिन अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि पंढेर ने किसी अपराध में सीधे तौर पर हिस्सा लिया था। इसी दौरान सुरेंद्र कोहली को गाजियाबाद की डासना जेल से बरेली और फिर प्रयागराज की नैनी जेल भेजा गया। हर नए फैसले के साथ निठारी का नाम लोगों के जहन में और गहरा दर्ज होता गया। 2011 में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर दोनों ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। अदालत ने इन अपील्स को एक्सेप्ट करते हुए सभी डेथ सेंटेंस पर रोक लगाई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि निचली अदालतों में दिए गए सभी डेथ सेंटेंसेस सब्सटैंशियल फॉरेंसिक एविडेंस और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पर आधारित है, जबकि डिफेंस ने कहा कि कन्फेशन को दबाव में लिया गया था और फॉरेंसिक चेन ऑफ कस्टडी कई मामलों में टूट चुकी थी। हाईकोर्ट ने हर केस की दोबारा जांच शुरू की और सीबीआई को यह ऑर्डर दिया कि फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन और सील सैंपल की ओरिजिनल कंडीशन अदालत के सामने पेश की जाए। 2012 और 2013 में अदालत ने कुछ मामलों में सीबीआई की बातों को सही माना और सुरेंद्र कोहली की सजा बरकरार रखी, लेकिन कुछ मामलों में सबूतों की कमी के चलते पंढेर को बरी कर दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सीबीआई की जांच के शुरुआती हिस्से में कई कानूनी गलतियां हुई, जिससे पूरे केस की मजबूती पर काफी बुरा असर पड़ा। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर को फिर से बरी करते हुए कहा कि उसके खिलाफ ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वो भी इस अपराध में बराबर का हिस्सेदार था। सुरेंद्र कोहली की सजा बरकरार रही। उसी साल कोहली ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन भेजी, जिसे कुछ महीनों बाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने उसकी फांसी की तारीख 8 सितंबर 2014 तय की, लेकिन एग्जीक्यूशन से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नाम की एनजीओ की याचिका पर दखल देते हुए फांसी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी डेथ रो प्रिजनर के मेंटल हेल्थ की जांच बिना साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सुरेंद्र कोहली की फांसी रुक गई और निठारी केस में दोबारा सुनवाई और सुरेंद्र के मेंटल हेल्थ से जुड़ी बहस शुरू हुई। अदालत ने एम्स और निमांस की जॉइंट मेडिकल टीम से सुरेंद्र कोहली के मेडिकल एग्जामिनेशन का आदेश दिया, जिसमें पाया गया कि उसमें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के शुरुआती लक्षण हैं और लंबे समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन पर असर पड़ा है। अदालत ने कहा कि इंसानियत और निष्पक्ष न्याय के तहत उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक उसकी मानसिक जांच पूरी नहीं हो जाती। इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ पेंडिंग अपील्स पर सुनवाई चलती रही, जहां सीबीआई ने कहा कि निचली अदालतों के फैसले सही है और फॉरेंसिक लिंक्स भी इसी क्राइम को पूरी तरह साबित करते हैं, जबकि डिफेंस ने यह दलील दी कि कई रिकवर्ड आइटम्स की चेन ऑफ कस्टडी टूट चुकी है और कुछ फॉरेंसिक एग्जिबिट्स ट्रेसेबल नहीं है। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में काफी बड़ी गलतियां थी, गवाहों के बयान आपस में नहीं मिलते और प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि मर्डर किन हालात में हुए। कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर दोनों को रिम्पा हलदार केस में भी बरी कर दिया और कहा कि निचली अदालत का फैसला ठोस सबूतों के बजाय भावनाओं पर आधारित था। हालांकि सुरेंद्र कोहली पर बाकी मामलों की सजाएं बनी रही, लेकिन यह फैसला निठारी केस में एक अहम मोड़ साबित हुआ और इसने देश भर में जस्टिस सिस्टम और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस पर सवाल खड़े कर दिए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली के कई पेंडिंग अपील्स पर एक साथ सुनवाई की। अदालत ने उसके खिलाफ दी गई सभी डेथ सेंटेंसेस को दोबारा देखते हुए ये कहा कि उसने 17 साल जेल में काटे हैं, जिनमें से ज्यादातर समय उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताया है। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय S ओक के बेंच ने कहा कि इस दौरान सुरेंद्र कोहली की मानसिक हालत ठीक नहीं रही और इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब डेथ पेनल्टी का मकसद पूरा नहीं होता। अदालत ने कहा कि इस केस में डिटरेंस से ज्यादा रिहैबिलिटेशन का तरीका लागू होता है, यानी सजा के जरिए डर पैदा करने से ज्यादा सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इसी ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली के डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। दूसरी तरफ मोनिंदर सिंह पंढेर, जिसे 2017 में कई मामलों में बरी किया जा चुका था, उसे 2024 में दर्ज आखिरी अपील्स में भी पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया गया और अब उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं बचा था। इस फैसले के साथ
निठारी केस से जुड़े सभी कोर्ट मामले खत्म हो गए, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी रह गए, जैसे असल में कितने बच्चों के अवशेष मिले, कितनों की पहचान कभी नहीं हो पाई, और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हुए नुकसान ने कितनी सच्चाइयों को हमेशा के लिए दफना दिया। निठारी केस का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इन हत्याओं की बेरहमी नहीं था, बल्कि ये भी था कि इतने सालों की जांच के बाद भी कई जरूरी सबूतों की हालत साफ नहीं हो पाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कई बातें आपस में नहीं मिलती, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। जैसे एम्स की फॉरेंसिक टीम ने 2007 की रिपोर्ट में कहा था कि मिली हुई हड्डियों पर कुछ निशान शार्प एज इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, यानी धारदार औजार के, लेकिन पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट्स में इसका कोई जिक्र नहीं था। फॉरेंसिक लॉग्स में यह भी दर्ज है कि D5 के किचन और बाथरूम से लिए गए खून के नमूनों से DNA एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि सैंपल्स सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में खोपड़ियों का आंकड़ा 17 बताया गया, कुछ में 19, जबकि लोकल रिकवरी रजिस्टर में 21 खोपड़ियों की एंट्री दर्ज है। चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट्स में कई सैंपल कोड्स मैच नहीं करते, कुछ लेबल्स दोहराए गए और कुछ एविडेंसेस की डिस्पैच रिसीट मौजूद ही नहीं थी। फॉरेंसिक लैब्स ने यह भी माना कि कुछ रिकवर्ड आइटम्स जैसे चप्पल और कपड़े बाद में गलती से डुप्लीकेट कोडिंग में फाइल कर दिए गए, जिससे DNA करेलेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। CBI के 2008 की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में कहा गया, इनिशियल हैंडलिंग ऑफ द क्राइम सीन बाय लोकल पुलिस लेड टू इरिवर्सिबल कंटैमिनेशन, यानी शुरुआती जांच के दौरान लोकल पुलिस से ऐसी गलतियां हुई जिन्हें बाद में ठीक नहीं किया जा सका, और ये बात अदालत में भी मानी गई। इसके अलावा कई पोस्टमार्टम रिकॉर्ड सील्ड है, खासकर वो जिनमें स्केलेटल ट्रॉमा या पॉसिबल डिसमेंबरमेंट के निशान दर्ज थे। एम्स ने उन फाइंडिंग्स को हाईली डिकम्पोज्ड एंड इनकंक्लूसिव कहा, यानी ज़्यादा सड़ने के कारण साफ न होने वाला, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों के बंद रहने से पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। फॉरेंसिक इनकंसिस्टेंसीज की वजह से कुछ बॉडीज की पहचान कभी कंफर्म नहीं हो सकी। निठारी केस ने हमारे प्रशासन और न्यायिक ढांचे की सबसे गहरी खामियों को भी उजागर किया। ह्यूमन राइट्स ने 2007 की अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यह मामला पुलिसिंग और अकाउंटेबिलिटी की सामूहिक नाकामी को दिखाता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में 2005 से 2006 के दौरान दर्ज हुई लगभग सभी गुमशुदगी की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कुछ शिकायतें मिसिंग पर्सनल रजिस्टर में दर्ज ही नहीं की गई। जांच में पाया गया कि कई अधिकारी बार बार ट्रांसफर होते रहे और इस वजह से केस की कंटिन्यूटी भी टूटती रही। उस समय की स्टेट गवर्नमेंट पर भी सवाल उठे कि उसने शुरुआती महीनों में इस केस को आइसोलेटेड डोमेस्टिक क्राइम बताकर मीडिया और प्रशासनिक दबाव को कम करने की कोशिश की। पॉलिटिकल लेवल पर यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया था। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया, जबकि रूलिंग पार्टी ने तुरंत CBI जांच का ऐलान करके मामला संभालने की कोशिश की। CBI के फाइलों में दर्ज कम्युनिकेशन लॉग्स बताते हैं कि एजेंसी पर लगातार स्पीडी रिजल्ट का दबाव था, जिससे कई प्रोसीजरल प्रोटोकॉल जल्दबाजी में पूरे किए गए। इसी वजह से फॉरेंसिक सीलिंग, एविडेंस कैटलॉगिंग और विटनेस प्रोटेक्शन जैसे जरूरी काम अधूरे रह गए। मीडिया ने भी शुरू में पुलिस के वर्जन को ही हेडलाइन बनाया, पैसे की लालच में अपराध, नौकरी की हैवानियत, इस तरह की खबरें प्राइम टाइम में चलती रही। कुछ चैनलों ने तो ये नैरेटिव भी गढ़ा कि पंडेर और कोहली दोनों किसी ब्लैक मैजिक या रिचुअल किलिंग के नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसे CBI ने बाद में पूरी तरह खारिज किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2008 के अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि मीडिया के सेंसेशनल अप्रोच ने पीड़ित परिवार के दर्द को और बढ़ाया और जांच पर भी असर डाला। केस से जुड़े रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि कुछ स्थानीय पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों के बीच नज़दीकी तालमेल के चलते कई बार जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पब्लिक डोमेन्स में भी पहुंच गई, जिससे प्रोसिक्यूशन की स्ट्रैटेजी कमजोर हुई। इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी, दोष सिर्फ उन लोगों का नहीं था जिन्होंने बच्चों की जान ली, बल्कि इस सिस्टम का भी था जिन्होंने इस सच्चाई को सालों तक नज़रअंदाज किया। निठारी गांव के लोगों ने बताया कि बच्चों के गायब होने की शिकायतें शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं ली, क्योंकि वो ज़्यादातर गरीब परिवार के थे। इस सोशल क्लास डिस्क्रिमिनेशन ने क्रिमिनल्स को सालों तक छिपे रहने का मौका दिया। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में लिखा गया, अगर पीड़ित परिवार किसी अपर क्लास से होते तो पुलिस इतनी सुस्त नहीं होती। निठारी की गलियों में महीनों तक एक अजीब सन्नाटा पसरा रहा। कई परिवारों ने डर की वजह से अपने बच्चों को गांव से बाहर रिश्तेदारों के पास भेज दिया।
2008 में कुछ सोशल वर्कर्स ने निठारी में चाइल्ड सेफ्टी फोरम बनाया, जो आज भी वहाँ सक्रिय है। और हर साल 29 दिसंबर को उन सभी बच्चों की याद में एक कैंडल मार्च निकलता है। सामाजिक रूप से इस केस ने एक बड़ा सबक छोड़ा, कैसे समाज की चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। निठारी आज भी एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है कि किसी भी समाज में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब इंसान दूसरों के दर्द को अपना नहीं समझता। इस केस के लगभग 2 दशक बाद भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब कभी साफ नहीं हो पाए। सबसे पहला, कैनिबलिज्म का सवाल। जनवरी 2007 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुरेंद्र कोहली ने पूछताछ के दौरान यह कबूल किया कि वो बच्चों के बॉडी पार्ट्स खाता था। लेकिन सीबीआई ने अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में और बाद की सभी चार्जशीट में साफ लिखा कि किसी भी फॉरेंसिक सैंपल्स या कन्फेशन में कैनिबलिज्म का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने भी इस एंगल को मीडिया स्पेकुलेशन करार दिया। दूसरा सवाल, ऑर्गन ट्रेड का। शुरुआती महीनों में ये अटकलें चली कि हत्याएं ऑर्गन ट्रेड के लिए की गई थी, क्योंकि कुछ बॉडीज के टॉर्सो नहीं मिले थे। लेकिन सीबीआई के 2008 की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में कहा गया कि यह साबित नहीं हुआ है और डिकम्पोजिशन की वजह से कई हिस्से नेचुरली खत्म हो चुके थे। तीसरा सवाल, क्या सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार था? कुछ फॉरेंसिक इनकंसिस्टेंसीज ये संकेत देती थी कि सभी क्राइम एक ही मोडस ऑपरेंडी से नहीं किए गए, पर सीबीआई ने कंक्लूजन निकाला कि सभी वारदातों का साइकोलॉजिकल एंड सर्कमस्टांशियल पैटर्न सिमिलर था, इसलिए प्राइमरी परपेट्रेटर सुरेंद्र कोहली ही था। फिर भी कई अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि पंडेर की जानकारी को कभी पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका। चौथा सवाल, अधूरे फॉरेंसिक रिकॉर्ड्स। जैसा कि बाद की अदालतों ने भी माना, कई फॉरेंसिक एग्जिबिट्स खो गए, कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड में दर्ज हुए और कुछ सील्ड रिकॉर्ड्स अब भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। पांचवा सवाल, अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स। सीबीआई ने 19 ह्यूमन स्कल्स की बरामदगी दर्ज की, लेकिन डीएनए मैचिंग से 5 परिवारों से कंफर्म हो सका। इसका मतलब है कि आज भी कम से कम 14 बच्चों या लोगों की पहचान नहीं हो सकी। और आखिरी सवाल, इंस्टीट्यूशनल साइलेंस। क्यों 2 साल तक किसी ने पुलिस रिपोर्ट को फॉलो अप नहीं किया? ह्यूमन राइट्स ने इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा, लेकिन किसी अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये सभी सवाल आज भी निठारी केस को एक ऐसी मिस्ट्री बना देते हैं जहां अपराधी पकड़े गए, फैसले हुए, पर सच्चाई का एक हिस्सा हमेशा अधूरा रह गया। निठारी केस अदालत में भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी समाज में सुनाई देती है। 2 दशकों तक चले इस केस ने भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरियां उजागर की। लापरवाह जांच, टूटती फॉरेंसिक चेन, अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव और मीडिया का सनसनीखेज रवैया। सुरेंद्र कोहली आज उम्र कैद की सजा काट रहा है और मनिंदर सिंह पंडेर अब एक आज़ाद इंसान है, लेकिन निठारी में मिली वो 19 खोपड़ियाँ आज भी एक ऐसे सवाल की तरह पड़े हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे सका। अगर शुरुआत में एक शिकायत पर भी ध्यान दिया जाता तो शायद इतने मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। आज निठारी की गलियों में बने नए घरों के बीच एक पुरानी दीवार अब भी खड़ी है। उसके पीछे वो घर है जहाँ डर, लालच और खामोशी ने मिलकर इंसानियत को दफन कर दिया था। आज लगभग 20 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ के लोग उस घर की तरफ देखने से कतराते हैं। D5 बंगला अब बंद है। जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए थे उनमें से कई अब निठारी छोड़कर चले गए हैं। कुछ वही है, लेकिन अब भी अपने बच्चों की कोई निशानी खोजते हैं। ह्यूमन राइट्स की 2024 की रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया कि निठारी केस सिर्फ इंडिविजुअल ब्रुटैलिटी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भारत में पुलिसिंग, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टमैटिक फेलियर का सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। इस केस के बाद कई राज्यों में मिसिंग चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम और डीएनए प्रोफाइलिंग प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बदलाव अब भी लिमिटेड है। निठारी की गलियों में अब नई इमारतें बन चुकी हैं, लेकिन यह दास्तां आज भी वहाँ की दीवारों में जिंदा है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है केपी और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगले केस में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।